जय हिंद छात्रों, आप लोग का एग्ज़ाम अगर 27 तारीख का है तो इस वीडियो को अंत तक देखिएगा, क्योंकि ये जो प्रश्न आप लोग का है सेम प्रश्न आपके एग्ज़ाम में आने वाले हैं। तो आप अंत तक देखेंगे, आप लोगों के लिए बेहतर होगा। चलिए हम चलते हैं सीधे प्रश्नों पर। और हाँ, आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहेंगे, अगर आप हमारे वीडियो को पहले बार देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और बेल घंटी को ऑन कर देंगे। चलिए, यहाँ पे कह रहा है एक अवतल लेंस द्वारा किसी वस्तु का बना प्रतिबिंब होता है, तो इसका ऑप्शन 3 सही हो जाएगा, आभासी, सीधा एवं छोटा। देखिए अगला प्रश्न जो इस प्रकार से है, कह रहा है दूरदृष्टि दोष के कारण वस्तु का प्रतिबिंब बनता है, तो रेटिना के पीछे बनता है। ऑप्शन 3 सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न इस प्रकार से है, देख लीजिएगा। यानी कह रहा है दो चालक तार जिसके पदार्थ लंबाई तथा व्यास समान है किसी परिपथ में पहले श्रेणी क्रम और फिर समांतर क्रम में संयोजित किए जाते हैं, तो श्रेणी क्रम तथा समांतर क्रम के संयोजन में उत्पन्न ऊष्मा का अनुपात होता है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा 1:4। अगला प्रश्न देख लेंगे। कह रहा है कि बिजली के बल्ब का तंतु फिलामेंट बना होता है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा टंगस्टन का। चलिए हम अगले प्रश्नों पर चलते हैं। देखिए अगला प्रश्न इस प्रकार से है, कर निम्नलिखित में से कौन सा तत्व तनु अम्ल के साथ संयोग करके हाइड्रोजन गैस निकालता है, तो उस गैस का हमको क्या करना, तो आपका इसका हो जाएगा जस्ता। ऑप्शन 3 इसका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न देख लेंगे। दिया हुआ है निम्नलिखित में से कौन सा तत्व कह द्वितीय समूह का सदस्य है, मतलब दूसरे समूह में जो आता है, तो आप लोगों का इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन 2 मैग्नीशियम यानी Mg। अगला प्रश्न देख लेंगे। कह रहा संतृप्त हाइड्रोकार्बन में नहीं होता है, तो संतृप्त हाइड्रोकार्बन में डबल बॉन्ड नहीं होता, यानी कार्बन का डबल बॉन्ड नहीं होता है। चलते हैं अगले प्रश्नों पर। अगला प्रश्न देख लेंगे। इसमें कह रहा है मुकुलन पाया जाता है, तो मुकुलन जो होता है ध्यान रखेंगे, यानी क्या होता है प्लेनेरिया में भी पाया जाता है, हाइड्रा में भी होता है, उसके बाद क्या होता है लिस्मेनिया में भी होता है। तो आप एक शब्द में कह सकते हैं उपयुक्त जो है सभी में होता है। ऑप्शन 4 इसका जो है सही जवाब हो जाएगा। अगले प्रश्न कह रहा है, देख लीजिएगा, जीवाश्म ऊर्जा का स्रोत है, तो जीवाश्म ऊर्जा जो होता है वह क्या होता है कोयला के स्रोत होता है। ऑप्शन 3 इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लीजिए। इसमें कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा मानव में मादा जनन तंत्र का भाग नहीं है, यानी मादा जनन तंत्र यानी जो का मानव में मादा जनन तंत्र यानी नर नहीं, तो ध्यान रखेंगे क्या तो मादा में अंडाशय भी होता है, गर्भाशय भी होता है और डिंबवाहिनी भी होता है। क्या इसमें नहीं होता है, इसमें एक चीज़ नहीं होता है शुक्रवाहिका, यह शुक्रवाहिका जो पुरुषों में पाया जाता है। क्लियर है आप लोग। अगले प्रश्नों पर हम रुक करते हैं, जो इस प्रकार से है, स्वपोषी पोषण के लिए क्या उपयुक्त होते हैं। स्वपोषी पोषण के लिए कार्बन डाइऑक्साइड और जल तो उपयुक्त ही है, क्लोरोफिल भी उपयुक्त होता है, सूर्य के प्रकाश भी उपयुक्त होता है।
तो इसका ऑप्शन 3 सही जवाब हो जाएगा, उपयुक्त सभी। चलिए अगले प्रश्नों पर हम चलते हैं। देखिए जो अगला प्रश्न है यह इस प्रकार से है, यानी कह रहा है जो आपके पास चित्र है, देखिए ये आपके पास चित्र है और इसी से, ये चित्र है, इसी से हमको बताना है। तो ये क्या करें, निम्नलिखित चित्र में दर्शाए अनुसार एक प्रकाश की किरण माध्यम ए से माध्यम बी में प्रवेश करती है। मान लीजिए यह माध्यम ए से बी में क्या करती है, प्रवेश करती है। और चित्र को देखकर बताइए कि कौन सा माध्यम अभिलंब जो है सघन माध्यम है, सघन माध्यम है, तथा माध्यम ए के सापेक्ष माध्यम बी का अपवर्तनांक भी ज्ञात करना है। देखिए यह बहुत ही सरल है, अब इसको समझ लीजिए। जैसा कि हम देखते हैं कि जब प्रकाश के किरण माध्यम ए से माध्यम बी में प्रवेश करती है तो अभिलंब से दूर हो जाती है, अतः माध्यम ए अधिक सघन है। अब स्नेल ने कहा था कि अपवर्तनांक जो होते हैं वह आपतित किरण और परावर्तित किरण के अनुपातिक होती है, अर्थात साइन आई बाई आर, यह स्नेल का नियम है, साइन आई बाई आर। अपवर्तनांक आपका जो है 30 डिग्री है, जो आपका आर है वह कितना डिग्री है, 45 डिग्री है। तो साइन 30 का मान 1/2 आप लोग जानते ही होंगे, और साइन 45 का मान जो होता है वह 1/√2 होता है। अब देख लो यहाँ पे, अब यह भाग में है तो गुणा में आप बदलिएगा कि 1/2 हो गया। यहाँ पे देखिए आप 1/2, अब भाग में के में हो जाएगा गुणा में, अब 2 ऊपर और 1 नीचे, अर्थात √2 आप 2 लिख सकते, चाहो तो अंश पद में कन्वर्ट कर सकते हैं, चाहे इतना ही आप छोड़ सकते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। चलते हम अगले प्रश्नों पर, देख लीजिए। तो कह रहे दूरदृष्टि दोष के कारण वस्तु का प्रतिबिंब बनता है। इसको हमने अभी बताया था कि रेटिना के पीछे बनता है। चलिए हम अगले प्रश्नों पर चलते हैं जो इस प्रकार से है। इसमें कह रहा है कि ध्यान है, किसी निकट दृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति का दूरबिंदु नेत्र के सामने 80 सेंटीमीटर की दूरी है। इस दोष को संश्लेषित करने के लिए आवश्यक लेंस की प्रकृति बताएं। तो प्रकृति बताना है आपको, तो कोई इसमें दिक्कतें नहीं है। करे दिया हुआ है जो वस्तु दूरी है, यानी यू, यह अनंत पर है, और प्रतिबिंब दूरी -80 है, तो आपको फोकस दूरी निकालना है। तो लेंस सूत्र से हम चलते हैं। तो लेंस के सूत्र से 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u, 1/f माइनस, अभी 80 तो है, माइनस 1 अनंत है। जब माइनस में है इसको दूसरे तरफ जानते हैं, जो 1/अनंत का वैल्यू जो होता है वो 0 होता है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा 1/80 हो जाएगा, अतः इसका फोकस दूरी जो होगी वो 80 हो जाएगी। अब हमको निकालना है लेंस की क्षमता। तो लेंस की क्षमता 100/f सेंटीमीटर, अर्थात 100, और f का मान 80 है तो 80, तो क्या हो जाएगा, ध्यान रखिएगा, 5 से भाग देंगे तो 100 को 20 बार में कटेगा, अगर 4 से भाग देंगे तो 80 20 बार में कटेगा। दोनों का आपका समान है तो -5/4। अब क्या करेंगे, 4 से 5 में भाग देंगे तो 4 एकम 4, आपका 1 बचेगा, तो 4 दूनी 8 और 4 5 20, यानी 1.25 आपका जो है क्या हो जाएगा, डायप्टर हो जाएगा। अर्थात एक व्यक्ति जो है
एक व्यक्ति को -1.2 पाई डायोप्टर का अवतल लेंस प्रयोग करना चाहिए। देखिए अगला प्रश्न क्या कह रहा है, आपके पास प्रश्न है तारे तारे क्यों टिमटिमाते हैं, तारे क्यों टिमटिमाते हैं। तो आंसर देख लेंगे, ये जब तारों का प्रकाश पृथ्वी से वायुमंडल में प्रवेश करता है तो वायुमंडल के विभिन्न परतों का घनत्व अलग अलग होने के कारण प्रकाश अपवर्तन होता है और इस कारण से ध्यान रखें, तारों से आने वाले प्रकाश की तीव्रता घट बढ़ जाती है और इस कारण से तारे टिमटिमाते हुए नजर आते हैं। देखिए अगला प्रश्न इस प्रकार, अगला प्रश्न देख लेंगे। ये कह रहा है 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले अवतल दर्पण के सामने 30 सेंटीमीटर की दूरी पर 2 सेंटीमीटर लंबाई का एक वस्तु रखी जाती है, तो इससे बनने वाले प्रतिबिंब की स्थिति तथा प्रकृति बताना है। आप लोग को सबसे पहले जो लेंस सूत्र या आप लोग को दर्पण सूत्र होना चाहिए याद, क्योंकि हम लोगों के पास समय नहीं है, एग्जाम जो है बहुत नज़दीक है, अतः आप लोगों को जो है हमें बहुत जल्दी बताना पड़ रहा है, अतः आप लोग जो है इसको ध्यान से देखेंगे। देख लीजिए इसमें दिया है जो वस्तु दूरी है क्या है -30 सेंटीमीटर, फोकस दूरी जो है -15 है, तो भी हमको निकालना है। तो क्या होता है, दर्पण सूत्र आप जानते हैं 1/f, f बराबर 1/u प्लस 1/v। अब इसी पर इस मान को रखेंगे 1/f, f का मान -15 है और u का मान -30। अब यह इस तरफ माइनस में, इसको दूसरी तरफ भेजिएगा तो प्लस में हो जाएगा। तो आप चाहो तो इसको भेज सकते हो, चाहो तो आप इसको भेज सकते हो, किसी को आपका कर्ज बदल सकते हो। अब यहाँ पे आप ध्यान रखिएगा, जब आपके पास -1/15 है, -1/15 है और आपने इसको दूसरे तरफ भेज दिया, चाहे मान लीजिए आपने 1/30 को दूसरे तरफ भेज दिया तो प्लस 1/30, जब एलसीएम निकालिएगा तो बट्टा में 30 हो जाएगा। देखिए यहाँ पे निकाला गया, उसके बाद प्लस माइनस अब क्रिया करेंगे तो माइनस हो जाएगा। अब देखिए 31 एक 30 तो एक है तो एक रह जाएगा, 15 दूनी 30 तो 2 बार में कट रहा है, 2 से 1 में गुणा होगा 2 हो जाएगा। अब 1 में से -2 को घटाएंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस आपका 1 हो जाएगा 1/30, अर्थात देख लेंगे प्रतिबिंब दूरी जो होगी -30 सेंटीमीटर होगी। देखिए अगला प्रश्न इस प्रकार से है, यह कह रहा है कि 60 वाट से 220 वोल्ट तथा 100 वाट से 220 वोल्ट के दो विद्युत बल्ब श्रेणी क्रम में 220 वोल्ट के विद्युत में से संयोजित किए गए हैं। तो दोनों विद्युत बल्बों में प्रवाहित होने वाली विद्युत धाराओं की गणना करी। देखिए गणना हमको जो है सब में करना है, अथवा में कह रहा है किसी चालक के प्रतिरोध से आपका क्या तात्पर्य है और यह किन किन कारकों पर निर्भर करता है। चलिए हम सीधे चलते हैं आंसर की तरफ। देख लीजिए यह 60 वोल्ट से 220 वोल्ट के लिए, यानी पावर जो है 60 वाट है, विभवांतर जो है 220 वोल्ट है, तो हमको प्रतिरोध निकालना है। तो अब देख लीजिए यानी क्या होता है, पावर बराबर V²/R। अब देखिए R हमको निकालना है तो आपका क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो P आपका P देखेंगे मल्टीप्लाई में रहेगा तो डिवाइड में कन्वर्ट हो जाएगा, अर्थात I = R = V²/P। अब वैल्यू आप रखो, V का वैल्यू जो है देख लेंगे 220 है और जो पावर है वो 80 है, तो 220 × 220, इसका पावर 2 है तो 2 बार लिखेंगे, और 60 का 60, 0 से 0 कैंसिल, 3 दूनी 6। अब देख लीजिए 11 दूनी 22, 110, 11 दूनी 22, 110 आपका हो जाएगा। अब आप देख लीजिए अब 3 हो गया, आप 22 से 11 में 110 में गुणा कर लीजिए, तो 22 से कम 22, 22 से कम 22 और क्या 22 से कम 22, अब 22 2 24, 0 बचा तो 0। अब क्या करिए 3 से भाग दे दिए इसको, क्या हो जाएगा 3 × 8 = 24, 3 × 8 = 24।
3 से 2 कटेगा नहीं, 2 अंक एक साथ उतारेंगे तो आपका 20 हो जाएगा, 3 छक 18। फिर आपके पास 2 हो गया, 3 छक, यानी यहाँ पे एक बात ध्यान, जब 2 अंक एक साथ उतरता है तो एक 0 हो जाता है, तो 3 छक 18, 3 छक 18, इसी तरह से आपका बढ़ते जाएगा। तो 806.7 ओम आप लिख सकते हैं। अब यहाँ पे देख लीजिए, अब यह बढ़ने लगता है, यानी 100 वाट से 220 वाट के लिए पावर 100 वाट, वोल्ट 220 और आर इतना है। ये सेम सूत्र आपका लगेगा, वही आपको जो है भाग देना आना चाहिए। आप देख लीजिए, अब कह रहा है क्या हो जाए, दोनों प्रतिरोधों को श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है, अतः तुल्य प्रतिरोध R1, अब इसको जोड़ दीजिए, दोनों को जो वैल्यू निकला है वो आपका हो जाएगा। अब धारा का मान निकालने के लिए ओम के नियम का प्रयोग करना पड़ेगा। यहाँ पे आप देख लीजिए, V = I/R1, ओम के नियम से I = जो धारा आ रहा है वोल्ट बाई R1। अब आपका डिवाइड कर दो, आपका आंसर आ जाएगा। अब यहाँ पर आप जो है लिख सकते हो, चूंकि दोनों बल्ब श्रेणी क्रम में जुड़े हैं अतः दोनों धारा का I मान समान रहेगा। अगले प्रश्न को आप देख लेंगे, इसमें कह रहा है, देखिए यहाँ पे इसमें कह रहा है किसी चालक के प्रतिरोध से आपका क्या तात्पर्य है, या किन किन कारकों पर निर्भर करता है। देख लीजिए, सबसे पहले आपको जानना है प्रतिरोध है क्या। तो प्रतिरोध देख लीजिए, प्रतिरोध कर रहा है किसी चालक का वह गुण जो विद्युत धारा के प्रवाह का विरोध करता है, प्रतिरोध कहलाता है। अर्थात चालक का प्रतिरोध बराबर चालक के सिरों के बीच का विभवांतर बट्टा चालक में प्रवाहित धारा, यानी R = V/I। अब देख लेंगे, इसका जो है सही मात्रक होता है, देख लेंगे, छोटका सिग्मा बराबर RA/T, R बराबर सिग्मा L। अतः किसी चालक का प्रतिरोध उसके क्षेत्रफल, लंबाई तथा ताप पर निर्भर करता है। चलिए अगले प्रश्नों पर चलते हैं हम। देखिए बाबू, इसमें कह रहे बड़ विक्षेपण से आपका क्या तात्पर्य है। क्या तात्पर्य है, सूर्य के प्रकाश स्पेक्ट्रम यानी वर्ण क्रम में विभिन्न वर्ण जो है क्यों प्राप्त होते हैं। ऐसे हम का प्रिज्म बना लेते हैं। चलिए, अत्यधिक समय नहीं है, इसमें बनाया हुआ है, आप लोग देख लीजिए, मैं समझा दे रहा हूँ उसी को। सबसे पहले जानना है बड़ विक्षेपण, यानी जब सूर्य के प्रकाश के संकीर्ण प्रकाश क्या किसी प्रिज्म में इसके एक फलक पर डाला जाता है, तो क्या प्रिज्म के दूसरे फलक से निर्गत प्रकाश 7 रंगों में विभक्त हो जाता है, और इनको हम क्या कर पर्दे पर प्राप्त कर सकते हैं, और यह एक पट्टी के रूप में प्राप्त होती है। और क्या होता है, इस प्रकार प्रकाश का 7 रंगों में विभक्त होने की घटना को बड़ विक्षेपण कहते हैं। और इसमें यह जो अंग्रेजी के क्या होते हैं 7 बाण आपको उत्पन्न होते हैं, VI, याद रखा जाता है, यानी इसी से आपका जो है 7 बाण का नाम याद हो जाता है। देखिए क्या है, यह आपका हो गए, आपका प्रिज्म हो गया, और श्वेत प्रकाश बाण जब का किया गुजरा है, जब एक पटल से दूसरे पटल में गया है तो यह 7 भागों में विभक्त हो गया है। इसके VI यानी बैगनी, आसमानी, नीला, हरा, पीला, नारंगी, लाल, 7 रंगों में क्या हो गया, विभक्त हो गया है, और इसी को हम बड़ विक्षेपण कहते हैं। यानी यहाँ पे सबका अपवर्तनांक अलग अलग होते हैं। अब देख लेंगे आप लोग, देख लीजिए, विद्युत चुंबकीय प्रेरण से आपका क्या तात्पर्य है। प्रयोग द्वारा इसे कैसे प्रदर्शित करेंगे। प्रेरित विद्युत धारा की दिशा को निर्धारित करने वाला नियम भी लिखना है, नियम भी हमको बताना है। तो देखिए इसका नियम,
देख लीजिए यहाँ पे विद्युत चुम्बकीय प्रेरण, जब किसी बंद परिपथ से गुजरने वाली बल रेखाओं की संख्या यानी चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता है तो परिपथ में विद्युत धारा उत्पन्न हो जाती है। इस उत्पन्न धारा को प्रेरित धारा तथा उत्पन्न विद्युत वाहक बल को प्रेरित विद्युत वाहक बल भी कहते हैं और इस प्रक्रिया को विद्युत चुम्बकीय प्रेरण कहा जाता है। यानी अब इसका जानेंगे प्रदर्शन, यहाँ पे देख लेंगे विद्युत चुम्बकीय प्रेरण का प्रायोगिक प्रदर्शन। फैराडे ने बताया था, यानी इस प्रयोग के अनुसार फैराडे ने तारों की एक जो कुंडली बनाकर उसके परिपथ में धारामापी लगाया तथा एक क्षण चुंबक को उसके समीप ला करके निम्नलिखित प्रयोग किया। यानी पहले प्रयोग में उसने बताया जब चुंबक के ऊपरी ध्रुव एन को कुंडली के समीप लाया तो धारामापी के क्षणिक विक्षेप एक दिशा में होता है। इससे स्पष्ट होता है कि चुंबक की गति से कुंडली में वैद्युत धारा प्रवाहित होती है, परंतु जब चुंबक की इसी ध्रुव एन को कुंडली से दूर लाया जाता है तो धारामापी में क्षणिक विक्षेप पहले से विपरीत दिशा में होता है। आप देख लीजिए यहाँ पे देख लीजिए, अब आपको दिखाया गया है। अगला जो स्वरूप है वह क्या होता है, इसी प्रकार जब चुंबक के दक्षिण ध्रुव को कुंडली के समीप लाते हैं अथवा दूर ले जाते हैं तो धारामापी में क्षणिक विक्षेप पहले से विपरीत दिशाओं में होते हैं। आप इसको क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं। चलिए तीसरा स्टेप देख लीजिए। धारामापी में विक्षेप केवल उस समय तक रहता है जब तक कि चुंबक कुंडली के सापेक्ष गतिशील है। चौथा देख लेंगे, यदि चुंबक को स्थिर रखकर कुंडली के समीप या पास दूर ले जाया जाए तब भी धारामापी उसी प्रकार के क्षणिक विक्षेप उत्पन्न करता है। इससे स्पष्ट होता है कि कुंडली में धारा कुंडली की चुंबक को सापेक्ष गति के कारण उत्पन्न होती है। देख लीजिए पांचवा इसका स्टेप देख लीजिए, क्या हो जाएगा, जैसे ही चुंबक रुक जाती है विक्षेप लुप्त हो जाता है। छठवां देख लीजिए, यदि कुंडली में फेरों की संख्या बढ़ा दी जाए तो धारामापी में विक्षेप बढ़ जाता है अर्थात धारा की मान बढ़ जाता है। चलिए अगले प्रश्नों पर चलते हैं। देखिए अब आप लोगों को जानना है फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियम। फ्लेमिंग के जो दाएं हाथ के नियम को आप लोग जाने, यानी उसने कहा था कि अगर हम हाथ के दाएं हाथ के अगर 3 अंगुलियों को ले लें, अंगूठा और जो अंगूठा हो और क्या होता है पास में जो तर्जनी होता है, या अंगूठा हो गया, उसके बाद से क्या होगा तर्जनी हो गया, और क्या हो जाए अब ध्यान रखेंगे, और उसके बाद से मध्यमा उंगली ले लीजिए। तो जो अंगूठा हो और तर्जनी और मध्यमा अंगुली होता है, अगर आपस को लंबवत फैला दें तो क्या का तर्जनी जो है अंगुली के चुंबकीय क्षेत्र को बताता है, यानी तर्जनी जो उंगली है उस चुंबकीय क्षेत्र को बताता है। अंगूठा जो होता है वो चालक की गति की दिशा बताता है और मध्यमा अंगुली धारा की दिशा बताती है। तो यह रहे फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियम। और इस बार का सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न, देखिए हम लोग को धवन सोडा का उपयोग बताना है। धवन सोडा का उपयोग बताए तो धवन सोडा का उपयोग जो होता है, इन दो को उपयोग बताना है। तो इसका उपयोग जो प्रयोगशाला में अभिकर्मक के रूप में किया जाता है, ये पहला उपयोग हो गया। और दूसरा उपयोग हो गया मुख्य उपयोग क्या तो पेट्रोलियम के शोधन में भी होता है। चलिए उसके बाद से बताना है किसका उपयोग, विरंजक चूर्ण का उपयोग। देख लीजिए विरंजक चूर्ण का उपयोग, इसका उपयोग कांच बनाने में किया जाता है और बारूद दियसलाई एवं आतिशबाजी के निर्माण में भी इसका उपयोग किया जाता है।
चलिए अगला प्रश्न। संतृप्त तथा असंतृप्त हाइड्रोकार्बनों का उदाहरण द्वारा समझाइए। तो अब सबसे पहले समझ लीजिए संतृप्त, तब बताएंगे असंतृप्त के बारे में। संतृप्त में देखिए होता क्या है। देख लीजिएगा, 4 संयोजन क्षमता के कारण कार्बन एक संयोजकता वाले 4 विभिन्न परमाणुओं के साथ या 4 कार्बन परमाणुओं के साथ बंध बनाकर यौगिक का निर्माण करता है, और इस प्रकार बने यौगिक को हाइड्रोकार्बन कहते हैं। अब असंतृप्त को आप जानिए, इसमें होता क्या है। इसका एग्जाम्पल आप लोग समझ लीजिए संतृप्त के। संतृप्त हाइड्रोकार्बन, इनमें किसी 2 परमाणुओं के मध्य एकल बंध होता है, इन्हें एल्केन भी कहा जाता है। तो एल्केन का सामान्य सूत्र आप लोग जो जरूर कर लेंगे याद। एल्केन का सामान्य सूत्र होता है CnH2n+2 होता है। यदि n बराबर 1 हम ले लें, देख लीजिए n के जगह पर हम 1 ले लें, तो n की जगह पर 1 ले लिया गया, 2n, n की जगह पर 1 लिया गया है +2, तो C एकम C, 2 एकम 2, 2 2 4, यानी CH4 आपका हो जाएगा। यानी इसका जब क्या करेंगे, बॉन्ड निकालेंगे, तो आप देखिए कार्बन एगो है और 4 गो हाइड्रोजन है, तो चारों बगल हमने क्या कर दिया, लगा दिया है, और यही आपका एकल बॉन्ड या संतृप्त हाइड्रोकार्बन है। अब देखिए इसी प्रकार आप जो है इस ग्रुप के जितना यौगिक है उसका आप लोग आबंध निकाल सकते हैं। असंतृप्त, देखिए असंतृप्त में होता क्या है। असंतृप्त हाइड्रोकार्बन ऐसे हाइड्रोकार्बन जिसके कार्बन तथा कार्बन के परमाणुओं के बीच द्वि या त्रिबंध होते हैं, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन कहलाते हैं। द्विबंध वाले असंतृप्त हाइड्रोकार्बन, इनमें किसी 2 कार्बन परमाणुओं के मध्य द्वि का बंध होते हैं, यह इसको एल्कीन कहा जाता है। और एल्कीन का सामान्य सूत्र होता है CnH2n। देखिए एल्केन, एल्कीन और एल्काइनी, इन तीनों का सूत्र आप लोग कर लेंगे याद। देख लीजिए, और इसके अंदर जो का डबल बॉन्ड होता है, चूंकि हमारे पास समय नहीं है इसीलिए हम आप लोग को संक्षेप में बता रहे हैं, इसको आप लोग याद कर लेंगे। अब इसके बाद से देख लीजिए त्रियाबंध वाले असंतृप्त हाइड्रोकार्बन, इनमें 2 कार्बन परमाणुओं के मध्य जो है क्या होता है, त्रियाबंध होते हैं, इसको एल्काइन कहा जाता है। और एल्काइन का सामान्य सूत्र होता है CnH2n-2। इसके अंतर्गत जो है क्या होता है, त्रिफल बंध होता है। अगले प्रश्नों पर चलते हैं, देख लीजिए। अब कह रहा है एल्कोहल एवं अम्ल के मध्य की अभिक्रिया क्या कहलाती है, समीकरण दीजिए। तो यहाँ पे आप देख लेंगे, जब एथिल एल्कोहल को शांत सल्फ्यूरिक अम्ल से अधिक्य में ध्यान में रखेंगे 443 केल्विन पर गर्म करते हैं तो एथिन प्राप्त होता है। और देखिए यहाँ पे आपको दिखाया गया है, और उपयुक्त अभिक्रिया में H2SO4 क्या है, निर्जलीय कारक के रूप में कार्य करता है, और इसी अभिक्रिया को क्या कहते, निर्जलीकरण कहते हैं। अगले प्रश्न देख लीजिए आप, जो इस प्रकार से है, देख लीजिए। कह रहा है कि केवल रासायनिक समीकरण दीजिए। एथिल एल्कोहल सोडियम से अभिक्रिया करता है, मेथेन क्लोरीन से अभिक्रिया करता है। इन दोनों का समीकरण आप लोग देख लीजिए, एगो 1 नंबर का है, दूगो 2 नंबर का है, आप लोग देख लीजिए। इसमें देखेंगे एथिल अभिक्रिया कर रहा है, दोनों के अभिक्रिया आप लोग देख लीजिए, इसको लिख लीजिएगा रुक करके। देखिए आधुनिक आवर्त क्या है,
आधुनिक आवर्त का नियम लिखना है। देखिए आधुनिक आवर्त के अनुसार, आधुनिक आवर्त नियम के अनुसार तत्वों के भौतिक तथा रासायनिक गुण उनके परमाणु क्रमांक के आवर्ती फलन होते हैं। क्लियर है आप लोग? दूसरा प्रश्न कह रहा है आपका, भर्जन से आप क्या समझते हैं, उदाहरण सहित समझाइए। तो भर्जन आप देख लीजिए, सांद्रित अयस्क को अकेले या अन्य पदार्थों के साथ मिलाकर वायु की निश्चित मात्रा में उपस्थिति में बिना पिघलाए गर्म करने की क्रिया को भर्जन कहते हैं। और यह क्रिया मुख्यतः सल्फाइड अयस्कों के लिए प्रयुक्त की जाती है। और इस क्रिया में अयस्क आंशिक अथवा जो पूर्ण अक्सीकृत हो जाता है। अयस्क में उपस्थित सल्फर एवं आर्सेनिक की अशुद्धियाँ दूर हो जाती है और यह क्रिया प्रवर्तनी भट्टी में कराई जाती है। अगले प्रश्न आप देख लेंगे, खाने के सोडे की निर्माण विधि बताइए, मैंने कैसे इसको बनाया जाता है। खाने का सोडा, रासायनिक नाम सोडियम बाइकार्बोनेट, इसका रासायनिक सूत्र होता है NaHCO3। कैसे बनाया जाता है? सोडियम बाइकार्बोनेट का निर्माण सोडियम हाइड्रोक्साइड के सांद्र विलयन में कार्बन डाइऑक्साइड यानी CO2 गैस की अधिक मात्रा प्रवाहित करके किया जाता है। देख लीजिए 2ANaOH प्लस CO2 उत्पाद Na2CO3 प्लस H2O, ये सोडियम बाइकार्बोनेट यहाँ पे देख लेंगे। अगले प्रश्नों पर चलते हैं। देख लिए pH मान से अब क्या समझते हैं, pH मान 8 वाले विलयन की प्रकृति क्या होती है। ये pH मान तो एक स्केल होता है। चलिए उसके बारे में समझाने को उतना समय नहीं है, चलते हैं सीधे आंसर पे। यानी pH मान किसी विलयन में उपस्थित हाइड्रोकार्बन आयनों H धनायन की सांद्रता के ऋणात्मक लघुगणक मान को pH मान या मूल्य कहते हैं, जबकि लघुगणक का आधार 10 होता है। यानी pH बराबर 8 वाला विलयन क्षारीय होता है और 7 से कम वाला अम्लीय होता है। अब इसके बाद से कह रहा है, ध्यान रखिए, अगला प्रश्न देख लीजिए। इसमें कह रहे प्रतिस्थापन अभिक्रिया क्या है। वे अभिक्रियाएं जिनमें जैसे कार्बनिक यौगिक के किसी एक या एक से अधिक हाइड्रोकार्बन परमाणु का किसी अन्य परमाणु या समूह के द्वारा प्रतिस्थापित हो जाता है, कहते प्रतिस्थापन अभिक्रिया कहलाती है। उदाहरण के लिए मेथन की क्रिया सूर्य के धुंधले प्रकाश में क्लोरीन से अभिक्रिया कराने पर इसके चारों ओर H परमाणु क्लोरीन द्वारा प्रतिस्थापित हो जाते हैं। अब देख लीजिए, इसके बाद से आपका निस्तापन है। सांद्रित अयस्क को वायु की अनुपस्थिति में उसके गलनांक के नीचे उच्च ताप पर गर्म करके उसमें उपस्थित नमी CO2, SO2 तथा अन्य वाष्पशील कार्बनिक अपद्रवों को निष्कासित करने की क्रिया को निस्तापन कहते हैं, जिसे भूरे हेमेटाइट 2FeO3 से लोहे और कैलेमाइन यानी ZnCO3 से जिंक के निष्कर्षण करने की विधि देख लीजिए आप लोग। अगले प्रश्नों को देख लीजिए। साबुन तथा अपमार्जक का निर्मलन। इन साबुन को जल
जल में विलय करने पर यह जल में कोलाइडी निलंबन बनाती है, जिससे साबुन के अणु परस्पर गुच्छे के रूप में एकत्रित होकर गोलाकार साबुन का मिशेल बनाते हैं। और मिशेल के रूप में साबुन अनेक वस्तुओं को जैसे वस्त्र, शरीर, पात्र आदि को स्वच्छ करने में सक्षम होता है, क्योंकि तैलीय मेल मिशेल के केंद्र में एकत्र हो जाते हैं। और कहता है ध्यान रखें, विलयन में मिशेल कोलाइड के रूप में बने रहते हैं। और यहाँ कारण है कि साबुन का घोल बादल जैसा दिखता है। अब देख लीजिए, यहाँ पे समय नहीं होने के कारण से हम आप लोगों को इस तरह बता रहे हैं। समय होता तो आपको बताया जाता, क्योंकि आप लोगों ने पढ़ा भी होगा। चलिए देखिए, अगला प्रश्न है, इसमें कह रहा है कि क्या होगा यदि हम एक पोषी स्तर के सभी जीवों को नष्ट कर दें। देखिए, अगर मानव को मिलाकर सभी जीव जंतु स्तर में विभाजित होते हैं, जो खाद्य श्रृंखला के निर्माण करते हैं, यदि हम एक पोषी स्तर के सभी जीवों को खत्म कर दे तो उस पर निर्भर अगले स्तर के जीव स्वतः ही खत्म होने लगेंगे और उनकी एक स्तर पहले के जीवों की संख्या बढ़ जाएगी और इस प्रकार से खाद्य श्रृंखला का संतुलन बिगड़ जाएगा। अगला प्रश्न कह रहा है, जल संरक्षण क्या है, विस्तार पूर्वक समझाइए। जल को आप लोग कैसे बचा पाइएगा, इसके बारे में आप लोग को जानना है। जल सांभर प्रबंधन में मिट्टी एवं जल के संरक्षण पर जोर दिया जाता है ताकि जो जैव भार के उत्पादन में वृद्धि हो सके और पृथ्वी पर जल की मात्रा पर्याप्त में उपलब्ध हो, परंतु इसका वितरण असमान है। प्रायः भारत में वर्षा कुछ महीने में ही गिरती है तथा उपलब्ध जल की गुणवत्ता भी कम होती है, इसलिए जल संरक्षण आवश्यक है। इसका मुख्य उद्देश्य भूमि एवं जल को प्राथमिक स्रोतों का विकास कर पादपों एवं जंतुओं के द्वितीयक संसाधनों के उत्पादन में वृद्धि करना होता है, जिससे परिस्थितिकी असंतुलन उत्पन्न ना हो पाए। अब जानेंगे वायु प्रदूषण के बारे में। अब देख लेंगे बाबू, मैं कह रहा है प्रदूषण क्या है और इसके विभिन्न प्रकारों के वर्णन करना है। तो आप देख लो प्रदूषण के बारे में। वायु, जल, मिट्टी के जैविक, भौतिक एवं रासायनिक गुणों में अवांछनीय परिवर्तन को प्रदूषण कहते हैं। ये कई प्रकार के होते हैं, जिससे वायु प्रदूषण हो गया, ध्वनि प्रदूषण हो गया, मृदा प्रदूषण हो गया, जल प्रदूषण हो गया, रेडियोधर्मी प्रदूषण हो गया। यह आपने जो है इन प्रदूषणों के प्रकार के बारे में। अगला प्रश्न देख लेंगे जो इस प्रकार से है। इनका पौधों में जल का परिवहन किसके द्वारा होता है और इसकी क्रियाविधि को समझाइए। ठीक है, चलिए पहले इसका आंसर जान लेते हैं, तब अगले आंसर पे चलेंगे हम। देख लीजिए, हेडिंग दे देंगे आप लोग क्या है, पौधों में जल तथा खनिज लवणों का स्थानांतरण या रसारोहण। पौधों में भूमि से जल का खनिज लवण अवशोषित कर जाइलम ऊतक द्वारा तने से होकर पत्तियों तक पहुंचते हैं और इस क्रिया को रसारोहण कहते हैं। इस बात को हम निम्नलिखित प्रयोग द्वारा स्पष्ट कर सकते हैं। रसारोहण मार्ग देख लेंगे। निम्नलिखित प्रयोगों से यह स्पष्ट होता है कि पौधों में रसारोहण की क्रिया जाइलम के माध्यम से होती है। पहला प्रयोग आप देख लीजिए। विलयन प्रयोग। इसमें क्या होता है, गमले में लगी एक समान दो शाखाओं में से एक शाखा को जो तेज चाकू से आप काट दीजिए।
और फ्लोएम तथा मज्जा को निकाल देते हैं। दूसरी शाखा में से जाइलम ऊतक को निकाल दिया जाता है और कुछ समय बाद पौधे का परीक्षण करने से ज्ञात होता है कि शाखा ए जिसमें से जाइलम ऊतक निकाल दिया जाता था सूख गई है, किंतु शाखा बी जिसमें जाइलम नहीं निकाला गया था हरी भरी है। यह प्रयोग जो सिद्ध होता है कि रसारोहण की क्रिया पौधों में जाइलम के द्वारा होती है। ओके, दूसरा देखिए, रसारोहण जो है जाइलम, देखिए वाहिकाओं तथा वाहिनिकाओं के द्वारा ही होता है। इसे सरल प्रयोगों द्वारा सिद्ध किया जा सकता है। जैसे गुल मेहंदी आप लोगों ने देखा होगा, पौधों को रंगीन पानी में डुबो कर रखने से कुछ समय बाद तने तथा पत्ती पर रंगीन धारियाँ देखी जाती है। यदि तने और पत्ती की अनुप्रस्थ काटी जाए तो केवल जाइलम वाहिनियाँ ही रंगीन दिखाई पड़ेगी। इससे सिद्ध होता है कि रसारोहण जाइलम वाहिनियों द्वारा होता है। अगला प्रश्न देख लेंगे जो इस प्रकार से है, कायिक परिवर्धन किसे कहते हैं और इसके विधियों का उदाहरण सहित वर्णन करना है। देख लीजिए, कायिक जनन, पौधों में बीज के अतिरिक्त पौधे के किसी कायिक अंश से, जैसे जड़ से, तना से, पत्ती से, कलिकाओं के द्वारा नया पौधा तैयार करते हैं। जनन की यही विधि जो है कायिक जनन कहलाती है। और कायिक जनन जो है दो प्रकार के होते हैं। एक होते हैं, ध्यान रखें, प्राकृतिक कायिक जनन, और उसके 2 नंबर होता है कौन सी, कृत्रिम कायिक जनन। तो पहले जान लेते हैं प्राकृतिक कायिक जनन के बारे में। देख लेंगे, कहा जाता है पादपों में कायिक अंगों से कलिकाएं विकसित होकर के और नए पौधों का निर्माण करते हैं। इस प्रकार जनन उच्च वर्ग की वनस्पतियों में प्रायः पाया जाता है। यह स्वतः प्रकृति में होता है। जनन करने वाले अंगों में प्रायः खाद्य पदार्थ संचित किए जाते हैं। जैसे कुछ पौधों में जड़ें, शकरकंद, शतावर आदि के मांसल जड़ों की कलिकाएं बन जाती है जो नए पौधे बनाता है। और दूसरा है, देख लीजिएगा, दूसरा हो जाएगा कृत्रिम कायिक जनन। स्वयं मनुष्य ने भी अपने प्रयोग के लिए इस जनन का सहारा लिया है। इसे विभिन्न प्रकार की कृत्रिम विधियाँ विकसित की गई है, जैसे कलम लगाना, दाब लगाना, रोपण या खूंटी जो आप देखते होते हैं वह उसको बांधना आदि के द्वारा एक ही पौधे से कई प्रकार के पौधे बनाए जाते हैं। अब हम जानेंगे तंत्रिका तंत्र के बारे में। देख लीजिए, तंत्रिका तंत्र का परिभाषा दे देना है और एक पेड़ के जड़ जैसा नामांकित चित्र बना देना है। देख लीजिए, देख लीजिएगा, तंत्रिका तंत्र में केवल जंतुओं में ही होता है। पौधों में तंत्रिका तंत्र नहीं पाया जाता है। ये तंतु ही शरीर में एक स्थान से दूसरे स्थान पर संवेदना पहुंचाते हैं। ग्राही अंगों तथा अपवाहक अंगों से संबंधित तंत्रिकाएं जंतुओं के शरीर में जाल की भांति बिछी रहती है, जिसका नियंत्रण, आप ध्यान रखेंगे यहाँ पे, जिसका नियंत्रण केंद्रीय स्थान मस्तिष्क द्वारा होता है। अतः मस्तिष्क एक प्रकार का केंद्रीय तारघर है
जहाँ से तंत्रिकाएं फैले हुए तारों के भांति जो समाचार लाती है। देख लीजिए, इस फिगर को देख लीजिए। कभी कभी इसको एग्जाम बनाने के लिए दे भी देता है, तो इसको आप लोग जो है 1-2 बार प्रयास जरूर कर लेंगे। आप लोगों से पुनः रिक्वेस्ट करना चाहेंगे, इस आकृति को 1-2 बार बना लेंगे। चलिए अगला प्रश्न है, परिवार नियोजन। अब ढेर ढेर जो है संतान को जन्म करना ठीक नहीं है, इसके लिए जो परिवार नियोजन होता है, तो देखिए परिवार नियोजन में कौन कौन विधियां अपनाई जाती है। देख लीजिए, ध्यान में रखेंगे। यानी क्या होता है, परिवार नियोजन का अर्थ होता है जन्म दर को कम करके परिवार को सीमित रखना। बढ़ती हुई जनसंख्या के भयंकर परिणाम को दृष्टिगत रखते हुए यह बहुत आवश्यक है कि देश की आर्थिक स्थिति, समृद्धि और उसके विकास के लिए जनसंख्या को बढ़ने से रोका जाए। परंतु उसी समय यह संभव हो सकता है जब जनता परिवार नियोजन कार्यक्रमों को अपना करके अपने परिवार को सीमित रखे। परिवार को सीमित रखने के विभिन्न उपाय जो निम्नलिखित जो 2 श्रेणियों में बांटे गए हैं, एक अस्थायी विधि और एक अस्थायी विधि। अस्थायी विधि में क्या होता है देख लीजिए। अस्थायी विधि में आपको जो है आत्मसंयम करना पड़ेगा। आत्मसंयम करना पड़ेगा। पुरुष और स्त्री दोनों को आत्मसंयम रख करके सुरक्षित, यानी मासिक जब आता है ना, उस समय जो लैंगिक संपर्क ना करे, यानी संभोग ना करे। दूसरा होता है क्या कर निरोध का, यानी कंडोम का प्रयोग करे। जब तक बच्चा ना चाहे तब तक जो है लैंगिक संपर्क के समय पुरुषों को निरोध का प्रयोग करना चाहिए। निरोध का प्रयोग से गर्भधारण की संभावना नहीं रहती है। तो तीसरा होता है स्त्रियों का सुरक्षित काल, यानी मासिक धर्म के 1 सप्ताह पहले तथा 1 सप्ताह बाद का समय सुरक्षित काल कहा जाता है। इस समय गर्भधारण की संभावनाएं कम हो जाती है। चलिए, चौथा उपाय जो है अवरोधक उपाय। इस विधि में योनि के भीतर इस विधि में योनि के भीतर डायफ्राम का प्रयोग किया जाता है। यह कार्य करते ग्रीवा के मुख पर लगा दिया जाता है और स्पर्मिसाइडल क्रीम का प्रयोग किया जाता है, उससे रोक दिया जाता है। देख लीजिए, इसको समझिए। पाँच नंबर होता है गर्भ निरोधक जो गोलियों का प्रयोग। जितना जो है गर्भ निरोधक क्या होता गोलियां होता है जो प्रतिदिन खाई जाती है, यानी इनका होते गोलियों में एस्ट्रोजन तथा प्रोस्टेजोन हार्मोन की मात्रा निश्चित रहती है। जो रुधिर में एस्ट्रोजन तथा क्या प्रोस्टेजोन का एक निश्चित स्तर बना रहने में पीयूष ग्रंथि द्वारा FSH तथा LH का स्त्रवण नहीं होता है और ग्राफियन पुटका परिपक्व नहीं होता है। बाजार में सहेली, मालाडी नामों से ऐसी कई गोलियां उपलब्ध है। अब देख लेंगे। तब उसके बाद से क्या होता है गर्भ समापन। सावधानी रखने के बावजूद भी यदि गर्भ ठहर जाता है तो ऐसे अनचाहे गर्भ का अस्पताल जाकर महिला चिकित्सक के सलाह से गर्भपात कराया जा सकता है। अब अस्थायी विधियां, परिवार नियोजन की अस्थायी विधियां पुरुष एवं महिलाएं शल्य चिकित्सक के द्वारा गर्भधारण की संभावना पूरी तरह से समाप्त कर सकते हैं।
यह क्या होता है, परिवार नियोजन की अस्थाई विधियां कहलाती है। इसे पुरुष नसबंदी या महिलाओं में नलबंदी कहा जाता है। अब नसबंदी क्या है और नलबंदी क्या है, देख लीजिए। नसबंदी यह छोटी सी शल्य चिकित्सा है जो पुरुषों में की जाती है। इस विधि में पुरुष का शुक्र वाहिनिकाओं का छोटा सा खंड काट कर दोनों कटे हुए सिरों को बांध देते हैं, जिससे शुक्राणु शीशन तक नहीं आ पाते हैं, और इससे वैसे स्टोमी भी कहते हैं। अब नलबंदी जो महिलाओं में होता है, देख लेंगे क्या होता है। शल्य चिकित्सा महिलाओं में भी की जाती है, और इस विधि में गर्भाशयी नालियों का छोटा सा भाग काट कर दोनों कटे हुए सिरों को बांध देते हैं, जिससे अंडाणु गर्भाशय में नहीं पहुंच पाता है, और इसे ट्यूबेक्टोमी भी कहा जाता है। अब देख लीजिए, हम जानते हैं अगले प्रश्नों के बारे में। देख लीजिए, इसका फिगर बनाना है। कौन सी है? मानव पाचन तंत्र का नामांकित चित्र बनाना है, पाचन क्रिया का वर्णन भी करना है। चलिए देख लीजिए। यह मानव पाचन तंत्र, आप लोग फिगर बना लेंगे। मानव पाचन तंत्र का आप लोग फिगर जरूर बनाएंगे, ध्यान रखिए। यही फिगर आप लोगों को बनाना है, और इसकी सारी क्रियाओं को आप लोगों को लिख लेना है। आप लोगों के लिए बहुत ही जरूरी यह प्रश्न है, अतः आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग जो है इस वीडियो को अंत तक देखेंगे, और पूरी रूप को इसको लिख लेंगे आप लोग रोक रोक करके। ध्यान रखेंगे इनका पोषण की प्रक्रिया क्या होती है, ध्यान रखेंगे। इसमें कहा गया पोषण एक संयुक्त प्रक्रिया है, इसमें कई सारे जटिल एवं रासायनिक परिक्रम होते हैं जो निम्नलिखित है। अंत ग्रहण, पाचन, अवशोषण, स्वांगीकरण, बैचेपन। अंत ग्रहण में होता क्या है, इसमें मुंह द्वारा भोजन का मुख्य गुहिका में प्रवेश होता है, तथा मुख्य गुहिका में भोजन को दांतों से चबाकर लार में मिलाई जाती है, और तब जो है इसको अंदर तक पहुंचाई जाती है। अब क्या होता है, पाचन होता है, और इसके जो है सभी रूपों को आप लोग देख लेंगे। क्या पाचन हो गया, मुख्य गुहा हो गया, रुक रुक करके आप लोग देख लेंगे और लिख लेंगे आप लोग। आमाशय में आपका पाचन हो गया, और तब उसके बाद से देख लेंगे क्या ग्रहणी में पाचन हो जाएगा। इस सब का जो है आप लोग देखेंगे। जय हिंद। अंत तक आप लोगों को आप लोग वीडियो देखने के लिए इसका कुछ महत्वपूर्ण आप लोगों को हम दे देंगे, यानी आप लोग कमेंट करिएगा तब। धन्यवाद।